जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी 2018 शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन डिस्कशन में 1 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने 1 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो साइंस क्वेश्चन पूछे गए थे उसको डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग 1 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट में जो साइंस क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी बात करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान बटा आयतन इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन दिया हुआ है घनत्व, दूसरा ऑप्शन है संवेग, तीसरा ऑप्शन है जड़त्व और चौथा ऑप्शन है बल। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी कई दफ़ा हम लोगों ने याद करा है कि द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे घनत्व कहलाता है और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप कहिएगा गुरुजी डेंसिटी कहते हैं। और शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं? तो गुरुजी डेंसिटी इक्वल टू m/v होता है। क्या होता है? मास बटा वॉल्यूम होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ ले कि जरा सा ये बताओ कि डेंसिटी का SI यूनिट क्या होगा, डेंसिटी का SI यूनिट क्या होगा, तब आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि जो यहाँ पे मास है इसका यूनिट होता है kg और जो वॉल्यूम है इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का SI यूनिट क्या हो जाएगा? आप कहेंगे kg/m³ हो जाएगा। और साथ ही ध्यान में रखिएगा, अगर कोई आपसे ये पूछ दे ये बताओ कि डेंसिटी का बीमीय सूत्र क्या होगा, डेंसिटी का बीमीय सूत्र क्या होगा, तब आप सभी क्या कहेंगे? तब आप सभी कहेंगे कि जो इसका बीमीय सूत्र होगा वो होगा ml⁻³ और बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? तो गुरुजी डेंसिटी का बीमीय सूत्र हो जाएगा। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जो आपका घनत्व है, डेंसिटी है, ये किस प्रकार की राशि है? आप कहेंगे अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो संवेग भी दिया हुआ है, ये बताओ संवेग भी क्या होता है? तो मेरे मित्र मैंने आपको कई बार बताया है कि संवेग का अंग्रेजी क्या होता है? आप कहते हैं मोमेंटम होता है और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या बोला जाता है? संवेग बोला जाता है। तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि संवेग जो है वो आपका कौन सा राशि है? तो आप सभी याद रखेंगे सदिश राशि है। 100 से संवेग और 100 से सदिश। और साथ ही अगर कोई आपसे ये पूछ दे कि संवेग का SI यूनिट क्या होता है, संवेग का SI यूनिट क्या होता है, तब आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी संवेग का SI यूनिट kg/s होता है। क्या होता है? kg/s होता है। और ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि संवेग का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, बीमीय सूत्र क्या होगा, तब आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे तो kg है, तो kg के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? m। मास का यूनिट क्या होता है? तो आप कहते हैं kg, तो kg है, इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे? मास समझेंगे। और मास के लिए हम लोग क्या लेते हैं? m लेते हैं। और साथ ही ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपका मीटर/सेकेंड है। क्या है? मीटर/सेकेंड। तो मीटर जो है वो किसका यूनिट होता है? आप कहते हैं लेंथ का। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे? ml। लेंथ के लिए क्या यूज़ करते हैं? डायमेंशनल फार्मूला में l यूज़ करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ml। और साथ ही मीटर/सेकेंड है तो टाइम आपका नीचे है, उसको आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? mL/-1। और ये क्या हो गया आपका? तो संवेग का बीमीय सूत्र हो गया, यानी कि डायमेंशनल फार्मूला हो गया। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में जड़त्व भी दिया हुआ है, तो जड़त्व क्या होता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जड़त्व जो है वो किसी भी वस्तु का वह गुण है जो अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो अपने गतीय अवस्था को ही बनाए रखना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न कार्य करे, और अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो अपने स्थिर अवस्था में ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो जड़त्व है, जिसको हम लोग इंग्लिश में इनर्शिया कहते हैं, ये किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जो वस्तु के अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। मेरे मित्र यहाँ पे एक सवाल आप सबों से पूछना चाहूँगा, अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि जड़त्व का संख्यात्मक मान क्या होता है, तब आप सबों का आंसर क्या होगा?
इस चीज़ का आंसर आप सभी सोच करके नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। क्वेश्चन है कि जड़त्व का संख्यात्मक मान क्या होता है। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो बल दिया हुआ है। मेरे मित्र कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। और आप सभी क्या कहते हैं कि बल वह भौतिक कारक होता है जो किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला देता है या फिर लाने की चेष्टा करता है। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि जो बल की परिभाषा है ये आपको कहाँ से मिलती है, तो आप सभी कहेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ से मिलती है। और साथ ही ध्यान में आप ये भी रखिएगा कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या बोला जाता है, जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि फोर्स के लिए फार्मूला हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ma यूज़ करते हैं। तो ये जो आपका फोर्स के लिए फार्मूला ma है, ये न्यूटन के किस गति नियम से आपको मिला है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे न्यूटन के सेकेंड लॉ से मिला है। और साथ ही अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि ज़रा सा ये बताओ कि बल जो है वो कौन सी राशि है, तब आप सभी क्या कहेंगे कि बल जो है वो एक सदिश राशि है, क्योंकि बल जब कभी भी हम लोग कहीं पे भी लगाएंगे तो एक निश्चित डायरेक्शन में लगाएंगे। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि बल का विमीय सूत्र क्या होता है, तो आप सभी ध्यान में रखना कि बल का विमीय सूत्र mLT⁻⁻2 होता है। क्या होता है, mLT⁻⁻2 होता है। और बल जो है आपका, इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, तो आप सभी ध्यान में रखना कि इसका SI यूनिट जो है वो हम लोग न्यूटन लिखते हैं, जिसको सिंबल N से रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश एस्केरिस का साधारण नाम है। ऑप्शन दिया हुआ है पिन बम, दूसरा ऑप्शन है अर्थ बम, तीसरा ऑप्शन है राउंड बम और चौथा ऑप्शन है टेप बम। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा एस्केरिस का साधारण नाम है। आप कहेंगे गुरुजी पहले ये बताओ कि हमारे पहले ऑप्शन में जो पिन बम दिया गया है, ये पिन बम क्या होता है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि पिन बम जो है ये आपका थ्रेड बम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? थ्रेड बम के अंतर्गत आता है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो है वो किस फाइलम से बिलोंग करता है, जंतु के किस फाइलम से बिलोंग करता है। तो आप सभी ध्यान में रखना ये आपका जो है वो एस्के हेलमेंथिज संघ से बिलोंग करता है। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि जो आपका एस्के हेलमेंथिज संघ है जंतु का, उसी में थ्रेड बम और राउंड बम पाए जाते हैं, जिसमें से थ्रेड बम का एग्जाम्पल कौन हो जाता है, तो सर पिन बम हो जाता है। और जब हम लोग राउंड बम की बात करते हैं तो एग्जाम्पल किसका लेते हैं, तो एस्केरिस का लेते हैं और साथ ही बुचेरिया का लेते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी ये बताओ कि हमारे दूसरे ऑप्शन में तो अर्थ बम दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग अर्थ बम की बात करते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में कुछ इस तरह से लिखते हैं। और हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी इसी का हिंदी होता है केचुआ। और नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कि जो केचुआ है वो किस संघ से बिलोंग करता है, आप कहते हैं एनेलिडा संघ से बिलोंग करता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में राउंड बम भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि राउंड बम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम लोग हिंदी में गोल कृमि कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल कृमि कहते हैं। और अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं तो किसका नाम लेते हैं, तो आप सभी याद रखेंगे एस्केरिस का नाम लेते हैं या फिर बुचेरिया का नाम लेते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका राउंड बम है जिसका एग्जाम्पल एस्केरिस है, एक्चुअली में ये जंतुओं के किस संघ से बिलोंग करते हैं, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये भी जो है आपका वो एस्के हेलमेंथिस संघ से बिलोंग करता है। किस संघ से बिलोंग करता है? एस्के हेलमेंथिस संघ से बिलोंग करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेमाटोडा भी कहते हैं। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एस्के हेलमेंथिस संघ के अंतर्गत ही क्या आ जाते हैं, थ्रेड बम और राउंड बम आ जाते हैं। थ्रेड बम की बात करते हैं, इसी को हम लोग पिन बम भी बोलते हैं। और अगर हम लोग राउंड बम की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी जो हमारा एस्केरिस है, बुचेरिया है, ये सब के सब राउंड बम के कैटेगरी में आ जाते हैं, जो कि किस संघ से बिलोंग करते हैं, तो आप कहेंगे एस्के हेलमेंथिस संघ से बिलोंग करते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी तब तो एस्केरिस का साधारण नाम गोल कृमि हो जाएगा। बिल्कुल सर, और सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो टेप वर्म भी दिया हुआ है, ये टेप वर्म क्या होता है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि टेप वर्म जो है इसको हम लोग हिंदी में फीता कृमि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फीता कृमि भी कहते हैं। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि इसका एग्जाम्पल कौन होता है, तो इसका एग्जाम्पल होता है टीनिया सोलियम। क्या होता है एग्जाम्पल? टीनिया सोलियम। और ध्यान में रखेंगे कि ये आपके आंत में पाया जाने वाला क्या है, तो सर परजीवी है। आप कहेंगे कि ये बताओ कि ये जो हमारा पैरासाइट है ये किस संघ से बिलोंग करता है,
तो आप सभी ध्यान में रखना, ये जो है ये आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ से बिलोंग करता है। किस संघ से बिलोंग करता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ से बिलोंग करता है। तो कोई भी आपसे पूछे कि टेपवर्म का एग्जाम्पल क्या है, तो आप कहेंगे टीनिया सोलियम। अच्छा, ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये आपके आंत में पाया जाने वाला परजीवी है। और ये किस संघ से बिलोंग करता है? तो आप कहेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ से बिलोंग करता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से विषम का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है शुतुरमुर्ग, दूसरा ऑप्शन है चीता, तीसरा ऑप्शन है शेर और चौथा ऑप्शन है हाथी। बताइए न बनेगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी आसानी से बन जाएगा। पहला चीज़ तो यहाँ पे जो शुतुरमुर्ग की बात की जा रही है, ये किस कैटेगरी में आएंगे? तो आप कहेंगे पक्षी की कैटेगरी में आएंगे। और बाकी के जो 3 ऑप्शन है चीता, शेर और हाथी, ये तीनों किस कैटेगरी में आएंगे? आप कहेंगे एनिमल के कैटेगरी में आएंगे। तो आप बताइए कि इन चारों में से अलग कौन सा है? आप कहेंगे ऑस्ट्रिच। तो सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहिएगा सर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 3/4 पर वस्तु में डैश होगी। ऑप्शन दिया हुआ है समान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है केवल गतिज ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा अधिक और गतिज ऊर्जा कम, और चौथा ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा कम और गतिज ऊर्जा अधिक। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका गया और वस्तु कितना मैक्सिमम हाइट को कवर कर रही है? तो वस्तु h मैक्सिमम हाइट को क्या कर रही है? कवर कर रही है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है ये जो आपका मैक्सिमम हाइट h है, इसके 3/4 पर यानी कि 3/4 पर वस्तु में कौन सी ऊर्जा होगी? आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जैसे ही वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो अगर वस्तु मैक्सिमम हाइट को कवर करेगा तो जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के साथ ही उसका वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये वेग जो है वो अचानक से तो 0 नहीं होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगा वस्तु का वेग क्या होता चला जाएगा? आप कहेंगे कम होता चला जाएगा। और मेरे मित्र, आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर वस्तु का वेग कम होगा तो जाहिर सी बात है कि जो वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी वो ऑटोमेटिकली घटना शुरू कर देगी, यानी कि गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जब वस्तु मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो वहाँ पे उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? आप कहेंगे सर ज़्यादा होगी। यहाँ पे अगर हम लोग ऊंचाई के 3/4 हिस्से पे डिस्कस करें तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी वेग तो ऑब्वियसली कम होगा, तो गतिज ऊर्जा तो इसकी कम हो जाएगी, लेकिन ऊंचाई क्या होगी? तो गुरुजी कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। तो अगर ऊंचाई ज़्यादा होगा तो कौन सी ऊर्जा बढ़ेगी? आप कहेंगे कि गुरुजी अगर h ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। भाई मेरे, बड़ा ही सिंपल था। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है ये जो वस्तु है इसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है और ये मैक्सिमम हाइट h को कवर करता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 3/4 ऊंचाई पर वस्तु में कौन सी ऊर्जा होगी? तो आप क्या कहेंगे कि वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होगी वो तो कम होगी और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ज़्यादा होगी। आप कहेंगे गुरुजी ये सेम बात हमारे इस क्वेश्चन के ऑप्शन सी में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो भाई मेरे, आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जैसे जैसे वस्तु ऊपर की ओर जाएगा उसका वेग कम होते चला जाएगा, और वेग कम होता जाएगा तो क्या होगा? तो आप कहेंगे गतिज ऊर्जा कम होती चली जाएगी। और आप सबों को मालूम है कि जैसे ही वस्तु मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है कुछ देर के लिए उसका वेग क्या हो जाता है? गुरुजी 0 हो जाता है और फिर वो नीचे की ओर फॉल करना शुरू कर देता है। तो जब वस्तु मैक्सिमम हाइट को कवर करता है और उसका वेग 0 हो जाता है तब वहाँ पे वस्तु का गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाता है? तो आप कहेंगे गुरुजी 0 हो जाता है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? आप कहेंगे ज़्यादा होगा, यानी कि मैक्सिमम होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है XX क्रोमोजोम, एक X क्रोमोजोम, और तीसरा ऑप्शन है XY क्रोमोजोम, और चौथा ऑप्शन है एक Y क्रोमोजोम। याद कीजिए, मैंने आपको कल के सेशन में भी इसके बारे में डिस्कस करा है और कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे मित्र इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर आप सबों के ऊपर छोड़ता हूँ। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? ऑप्शन दिया हुआ है गोल्ड, दूसरा ऑप्शन है सिलिकॉन, तीसरा ऑप्शन है सिल्वर और चौथा ऑप्शन है कॉपर। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हम लोगों ने कई दफ़ा याद करा है कि जो सोलर पैनल है, इसमें सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। और सिलिकॉन आपका क्या है? तो आप सभी ध्यान में रखना कि सिलिकॉन जो है वो उपधातु है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटालॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटालॉइड कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान देंगे, यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं फॉल्ट है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाना चाहिए था? क्वेश्चन आपसे पूछा जाना चाहिए था कि सौर पैनल में निम्न में से कौन सी उपधातु प्रयुक्त होती है। क्यों? क्योंकि आप सबों को मालूम है कि सोलर पैनल में जो है वो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, और सिलिकॉन क्या है? तो आप कहेंगे उपधातु। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे उपधातु करके पूछना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ दिया गया है? कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी क्वेश्चन में तो फॉल्ट है, लेकिन आंसर हमारा क्या होगा? सिलिकॉन ही होगा। तो आप देख लीजिए कि सिलिकॉन आपके किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे गुरुजी दूसरे ऑप्शन में है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ दे, ये बताओ कि जो सोलर पैनल है ये आपके किस ऊर्जा को किस में बदलता है, तो आप कहेंगे गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं? सोलर पैनल नाम से ही स्पष्ट है कि ये सौर ऊर्जा को, सोलर पैनल जो है ये सौर ऊर्जा को किस में बदलता है? तो आप सभी ध्यान में रखना कि विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि फोटोवोल्टेइक सेल में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो आपके ऑप्शन में सिलिकॉन रहता है, तो आप किसको टिक करेंगे? सिलिकॉन को टिक करेंगे। तो ये दोनों बातें आप अपने माइंड में रखेंगे कि सोलर पैनल में कौन सा उपयोग में लाया जाएगा उपधातु? आप कहेंगे सिलिकॉन। फोटोवोल्टेइक सेल में कौन सा उपधातु उपयोग में लाया जाएगा? आप कहेंगे सिलिकॉन। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो गोल्ड दिया हुआ है, सिल्वर दिया हुआ है, कॉपर दिया हुआ है, तो ये सब क्या है? तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब के सब क्या है? मेटल हैं, यानी कि धातु हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये करे कि जरा सा ये बताओ कि नोबेल मेटल किसको बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा, नोबेल मेटल को हम लोग क्या कहते हैं? उत्कृष्ट धातु कहते हैं। तो उत्कृष्ट धातु किसे बोला जाता है? तो मेरे मित्र आप में से बहुत सारे मित्र कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोगों ने तो उत्कृष्ट गैस पढ़ा है, जो कि आवर्त सारणी के वर्ग 18 में पाया जाता है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उत्कृष्ट धातु कौन सी होगी। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि उत्कृष्ट धातु जो है वो सोना को बोला जाता है, यानी कि गोल्ड को बोला जाता है। बहुत सारे मित्र यहाँ पे उंगली खड़ा करेंगे कि गुरुजी सोना को उत्कृष्ट मेटल क्यों बोला जाता है। मेरे मित्र ज़रा सा आप हमको ये बताओ कि उत्कृष्ट गैस को आप उत्कृष्ट गैस क्यों कहते हो। तो आप कहते हैं कि गुरुजी सिंपल है कि ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो मेरे मित्र ऐसे ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका गोल्ड है ये रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे में पाया जाता है, हाइड्रोजन के भी नीचे होता है, और ये क्या होते हैं? बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, ये जल्दी किसी अन्य तत्व के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। दैट्स वाई इसे क्या बोला जाता है? तो नोबेल मेटल बोला जाता है, यानी कि उत्कृष्ट धातु बोला जाता है। तो कोई भी आपसे क्वेश्चन करे कि नोबेल मेटल कौन सा है, आप कहेंगे सोना। काहे है? तो आप कहेंगे ये बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल है, ये किसी अन्य तत्व के साथ जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए इसको किस कैटेगरी में रखा जाता है? नोबेल मेटल के कैटेगरी में रखा जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है। ऑप्शन दिया हुआ है न्यूलैंड, दूसरा ऑप्शन है मोसले, तीसरा ऑप्शन है मेंडलीव, चौथा ऑप्शन है डॉब्रेनर। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है इन चारों में से कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिसने जो अपना तत्वों का वर्गीकरण करा था, उसके तत्वों के वर्गीकरण से नए तत्वों की खोज की प्रेरणा मिलती है। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी सबसे पहले आवर्त सारणी जो है वो मेंडलीव के द्वारा बनाया गया था, और हम सभी याद भी रखते हैं। क्या याद रखते हैं कि आवर्त सारणी की खोज किसने करा? तो आप कहते हैं मेंडलीव ने करा। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी मेंडलीव ने जब अपना आवर्त सारणी बनाया था तो उस समय उन्होंने कुछ जगह को खाली छोड़ दिया था, और क्या बताया था इन्होंने कि भविष्य में ऐसे तत्वों की खोज हो सकती है जो इस खाली पड़े हुए स्थान पे आ सकता है। तो जाहिर सी बात है कि मेंडलीव का जो तत्वों का वर्गीकरण था उसमें जो खाली जगह छोड़ा गया, उससे हम लोगों को ये प्रेरणा मिली कि आगे और तत्वों की खोज हो सकती है।
तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी मेंडलीफ हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कि मेंडलीफ किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे कि गुरुजी ये तीसरे ऑप्शन में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि मेंडलीफ ने जो खाली जगह छोड़ा था उसका उन्होंने कुछ संबोधन भी करा था। जो आप सभी पढ़ते हैं इक्का बोरोन और इक्का सिलिकॉन, एक्चुअली ये क्या है, तो मेंडलीफ के द्वारा जो खाली जगह छोड़ा गया था वहाँ पे मेंडलीफ ने कुछ तत्वों को अपने से नामित कर दिया था और बोला था कि भविष्य में जो तत्वों की खोज होगी तो हो सकता है कि उसका प्रॉपर्टीज इक्का बोरोन और इक्का सिलिकॉन से मैच करे। और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि मेंडलीफ का जो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण था उससे हम लोगों को नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरणा मिलती है। आप सबों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हमारे पहले ऑप्शन में न्यूलैंड है, तो न्यूलैंड ने भी कुछ आवर्त सारणी बनाने में अपना योगदान दिया था क्या, बिल्कुल दिया था। और मेरे मित्र आप सभी जो याद करते हैं ऑक्टेव रूल, ये किसका दिया गया है, तो आप सभी ध्यान में रखना न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। अष्टक नियम जो है वो किसके द्वारा दिया गया, तो आप सभी याद रखेंगे न्यूलैंड के द्वारा दिया गया। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो डॉबरेनर भी दिया हुआ है और साथ ही साथ मोजली भी दिया हुआ है, तो मोजली भी कोई वैज्ञानिक थे क्या, बिल्कुल नहीं सर। ध्यान में रखेंगे मोसले वैज्ञानिक थे। कौन थे वैज्ञानिक, मोसले। और आपको क्या ध्यान में रखना है कि मोसले ने क्या करा, तो आप सभी याद रखना ये आधुनिक आवर्त सारणी बनाए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाया, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे मोसले ने बनाया। अच्छा, मोसले ने जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाया वो किससे प्रेरित होकर के, तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल से प्रेरित होकर के मोसले ने क्या करा, आधुनिक आवर्त सारणी बनाया। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो मेंडलीफ साहब थे ये किससे प्रेरित थे, तो ये न्यूलैंड से प्रेरित थे। किससे प्रेरित थे, न्यूलैंड से प्रेरित थे। आप कहेंगे कि गुरुजी ये बताओ कि डॉबरेनर ने क्या योगदान दिया था, तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सभी हमेशा ध्यान में रखना कि डॉबरेनर ने ट्राइड रूल दिया था। जो हम लोग आवर्त सारणी में तिर्यक नियम पढ़ते हैं वो किसके द्वारा दिया गया था, तो आप सभी याद रखना डॉबरेनर के द्वारा दिया गया था। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है। ऑप्शन दिया हुआ है क्षारीय मृदा धातु, दूसरा ऑप्शन है अक्रिय गैस, तीसरा ऑप्शन है क्षारीय धातुओं और चौथा ऑप्शन है हैलोजन। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो इन चारों में से किस समूह के विन्यास के समान होता है। आप कहेंगे गुरुजी ये कैसे पता चलेगा, तो मेरे मित्र याद कीजिए मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया है कि आवर्त सारणी के किसी एक ही समूह में जितने भी तत्व पाए जाते हैं, आवर्त सारणी के किसी एक ही समूह में जितने भी तत्व पाए जाते हैं उन सभी का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, समान होता है। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो भी क्या होता है, समान होता है। तो आप सबों को ये मालूम है कि जो हाइड्रोजन है ये आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाया जाता है, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी हाइड्रोजन जो है वो एकमात्र ऐसा अधातु है जो आवर्त सारणी के बाएं तरफ वर्ग 1 में पाया जाता है, जो आवर्त सारणी के बाएं तरफ वर्ग 1 में पाया जाता है। और वर्ग 1 में सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन ही आपका क्या है, अधातु है, और बाकी के जितने भी तत्व हैं वे सब के सब क्या है, धातु है। क्यों, क्योंकि आवर्त सारणी के बाएं तरफ में आपको क्या मिलता है, तो आप कहते हैं गुरुजी धातु मिलता है। और जैसे जैसे आप दाएं जाते हैं तो आपको कौन सा तत्व मिलना शुरू हो जाता है, आप कहते हैं अधातु। तो आप सभी जो ये कह रहे हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो एकमात्र ऐसा अधातु है जो आवर्त सारणी के बाएं तरफ वर्ग 1 में पाया जाता है, तो जरा सा आप हमको ये बताइए कि आवर्त सारणी के वर्ग 1 को क्या बोला जाता है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आवर्त सारणी के वर्ग 1 को क्षारीय धातु बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्षारीय धातु बोला जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप कहेंगे कि गुरुजी इसी को इंग्लिश में एल्कली मेटल बोला जाता है। तो मेरे मित्र आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन वर्ग 1 में पाया जाता है, वर्ग 1 के तत्व को क्षारीय धातु कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान होगा, क्षारीय धातु के समान होगा। तो आप बताओ कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सारे मित्रों के मन में सवाल आ रहा होगा कि गुरुजी हमारे पहले ऑप्शन में तो क्षारीय मृदा धातु है, तो ये बताओ कि ये आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाया जाता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग क्षारीय मृदा धातु की बात करते हैं तो इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एल्कलीन अर्थ मेटल बोला जाता है, जो कि आपके आवर्त सारणी के वर्ग 2 के जो तत्व होते हैं उसको बोला जाता है।
आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आवर्त सारणी के वर्ग 2 का जो एलिमेंट है उसे क्या बोला जाता है, क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है, जबकि वर्ग 1 के जो तत्व हैं उसे क्या बोला जाता है, क्षारीय धातु बोला जाता है। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में अक्रिय गैस है, कहने की कोई जरूरत नहीं है, वर्ग 18 के जितने भी तत्व हैं दैट्स ऑल आर नोन एज नोवेल गैस एलिमेंट, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, तो गुरुजी ये सब के सब अक्रिय गैस तत्व कहलाते हैं। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो हैलोजन भी है, तो भाई मेरे इसको भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सबों को मालूम है कि आवर्त सारणी के वर्ग 17 में जितने भी तत्व हैं ये सब के सब क्या कहलाते हैं, हैलोजन कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्वेशी विभोज्योतक पाए जाते हैं। ऑप्शन दिए हुए वर्धनीय तनों के ऊपरी हिस्से में, दूसरा ऑप्शन है वर्धनीय जड़ों के ऊपरी हिस्से में, तीसरा ऑप्शन है पत्तियों के तल में, और चौथा ऑप्शन है वर्धनीय पत्तियों के ऊपरी हिस्से में। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि अंतर्वेशी विभोज्योतक उत्तक जो है वो कहाँ पाए जाते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी ये है क्या, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग प्लांट टिश्यू की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं सर, पादप उत्तक की बात करते हैं, तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी प्लांट टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा आपका क्या होता है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या बोला जाता है, इसको विभोज्योतक उत्तक बोला जाता है, और परमानेंट टिश्यू को क्या बोला जाता है, इसको अस्थायी उत्तक बोला जाता है। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो विभोज्योतक उत्तक होते हैं इसकी जो कोशिका होती है, इसकी जो कोशिका होती है वो क्या होती है, आप कहते हैं जीवित होती है, और साथ ही इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये जो विभोज्योतक उत्तक है इसमें कोशिका विभाजन करने की क्षमता होती है, इसमें क्या होती है, कोशिका विभाजन करने की क्षमता होती है, कोशिका विभाजन करने की क्षमता होती है। और साथ ही जो विभोज्योतक उत्तक होता है ये प्लांट के बढ़ने वाले इलाका में यानी कि वर्धी भाग में पाया जाता है। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कोशिका विभाजन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है तब यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा किस में बदल जाता है, तो अस्थायी उत्तक में बदल जाता है, यानी कि परमानेंट टिश्यू में बदल जाता है। आप कहेंगे कि गुरुजी जब हम लोग ये कह रहे हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो प्लांट के बढ़ने वाले भाग में पाया जाता है या वर्धी भाग में पाया जाता है, और साथ ही इसमें कोशिका विभाजन करने की क्षमता होती है, तो क्या ये बताओ कि इसके कुछ टाइप भी होते हैं क्या, बिल्कुल सर। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आप कहेंगे कौन कौन सा, तो ध्यान में रखेंगे कि जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसका जो 3 प्रकार होता है उसमें पहला होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक कहते हैं। और दूसरा आपका कौन सा होता है, तो दूसरा होता है आपका लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्वस्थ विभोज्योतक उत्तक कहते हैं। और तीसरा आपका क्या होता है, तो तीसरा होता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो अंतर्वेशी विभोज्योतक उत्तक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैलरी गलत हो गया था, अब सही हो गया। तो क्या कहेंगे आप सभी कहेंगे कि जो हमारा विभोज्योतक उत्तक होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। अब आप सभी कहेंगे कि सर अब हम लोग समझ रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन में जो अंतर्वेशी विभोज्योतक उत्तक की बात की जा रही है वो एक्चुअली में क्या है, तो विभोज्योतक उत्तक का एक प्रकार है। और ये कहाँ पे मिलेगा, तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये जो है ये प्लांट के वर्धी इलाके में पाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि प्लांट का जो बढ़ने वाला इलाका होता है वो उसका तना का पार्श्व भाग भी होता है, जड़ का शीर्ष हिस्सा भी होता है, और साथ ही साथ स्टेम का ऊपर वाला हिस्सा भी होता है। ये तीनों उत्तक जो हैं वो क्या एक ही लोकेशन में पाए जाएंगे या फिर अलग अलग लोकेशन में पाए जाएंगे। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये तीनों ही टिश्यू जो हैं जिसको आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का प्रकार बोल रहे हैं ये प्लांट के अलग अलग बढ़ने वाले हिस्से में पाया जाता है। आप कहेंगे कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा एक डायग्राम पे। जैसे हम लोग थोड़ा देर के लिए यहाँ पे समझते हैं कि ये हमारा क्या है, कोई एक प्लांट है, ये हमारा क्या है, कोई एक प्लांट है, ठीक है सर।
ये हमारा क्या है, कोई एक प्लांट है। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लांट का ऊपर वाला हिस्सा है इसको क्या बोला जाता है, शीर्ष भाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शीर्ष भाग। और यहाँ पे आपका कौन सा विभोज्योतक ऊतक पाया जाता है, तो आप सभी ध्यान में रखना, यहाँ पे आपका शीर्षस्थ विभोज्योतक ऊतक पाया जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं या एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। और साथ ही ध्यान में रखेंगे ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, तो आप कहेंगे गुरुजी ये तो पार्श्व हिस्सा है। और ध्यान में रखेंगे कि पार्श्व हिस्सा में आपका कौन सा ऊतक पाया जाएगा, तो आप सभी ध्यान में रखना, पार्श्वस्थ विभोज्योतक ऊतक पाया जाता है। कौन सा ऊतक पाया जाता है, पार्श्वस्थ विभोज्योतक ऊतक पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे ये जो आपका पार्श्वस्थ विभोज्योतक ऊतक होता है ये पौधे में द्वितीयक वृद्धि यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो आप यहाँ पे संरचना देख रहे हैं इसको प्लांट का क्या बोला जाता है, इसको प्लांट का इंटरनोड बोला जाता है, पर्व संधि बोला जाता है। और यहाँ पे आपका कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे अंतर्वेशी विभोज्योतक ऊतक पाया जाता है। कौन सा ऊतक पाया जाता है, अंतर्वेशी विभोज्योतक ऊतक पाया जाता है। और मेरे मित्र आप सबों को यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो आपका अंतर्वेशी विभोज्योतक ऊतक है ये पत्तियों के आधार में या पत्तियों के तल में और साथ ही साथ टहनियों के पर्व में पाए जाते हैं, यानी कि इंटरनोड में पाए जाते हैं। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे ये बताओ कि जो शीर्षस्थ विभोज्योतक ऊतक है वो प्लांट के किस किस इलाके में पाए जाते हैं, तो आप सभी कहेंगे कि तना के शीर्ष भाग में और साथ ही साथ जड़ के शीर्ष भाग में, क्योंकि शीर्ष भाग को बढ़ने की जरूरत जो है वो जड़ को भी होती है। तो जड़ का जो शीर्ष भाग है उसके वृद्धि के लिए और साथ ही साथ जो आपका स्टेम का शीर्ष भाग है उसके वृद्धि के लिए दोनों जगह पे कौन रहता है, तो शीर्षस्थ विभोज्योतक ऊतक रहता है। और प्लांट के पार्श्व इलाके में जो कि प्लांट का सेकेंडरी ग्रोथ है वहां पे कौन सा मेरिस्मेटिक टिश्यू रहता है, तो आप कहेंगे पार्श्वस्थ विभोज्योतक ऊतक रहता है। और साथ ही टहनियों के तल में टहनियों के पर्व में और पत्तियों के आधार या तल में आपका कौन सा विभोज्योतक ऊतक पाया जाता है, तो आप कहेंगे अंतर्वेशी विभोज्योतक ऊतक पाया जाता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अब अगर हम अपने क्वेश्चन को पढ़ें तो हमसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि अंतर्वेशी विभोज्योतक ऊतक पाए जाते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है वर्धनीय तनों के ऊपरी हिस्से में। तो जरा सा आप हमको बताओ कि वर्धनीय तनों के ऊपरी हिस्से में कौन पाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वर्धनीय का मतलब क्या हुआ, बढ़ने वाला हिस्सा। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अभी ना बताएं कि वर्धनीय तना यानी कि ये जो तना है इसका बढ़ने वाला भाग ये है। तो वर्धनीय तना के ऊपरी हिस्सा में शीर्षस्थ विभोज्योतक ऊतक पाया जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि अंतर्वेशी विभोज्योतक ऊतक पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन तो आपका आंसर नहीं होगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। आपका दूसरा ऑप्शन है वर्धनीय जड़ों के ऊपरी हिस्से में। आप कहेंगे गुरुजी वर्धनीय जड़ के ऊपरी हिस्से में यानी कि शीर्ष भाग में फिर से कौन सा ऊतक होगा, शीर्षस्थ विभोज्योतक ऊतक होगा। आप कहेंगे दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। आपका तीसरा ऑप्शन है पत्तियों के तल में। आप कहेंगे गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है कि जो अंतर्वेशी विभोज्योतक ऊतक होता है ये पत्तियों के तल या आधार में या फिर हम कह सकते हैं टहनियों के पर्व में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पूरे तरह से ये साफ है कि हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप कहिएगा कि सर हमारे ऑप्शन में तो वर्धनीय पत्तियों के ऊपरी हिस्से में है। तो मेरे मित्र वर्धनीय पत्तियों के ऊपरी हिस्से की बात नहीं करते, हम लोग पत्तियों के तल या आधार की बात करते हैं या फिर टहनियों के पर्व की बात करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा ही आसान सा सवाल और कई दफ़ा मैंने आपको बताया है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि 100 केजी द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। बताइए ना बनेगा। आप कहेंगे गुरुजी आसानी से बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि आपके क्वेश्चन में वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है। आप कहेंगे गुरुजी 100 केजी दिया हुआ है, साथ ही साथ पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो जा रही है। मतलब ये हुआ कि टाइम जो है वो है 5 सेकंड और साथ ही साथ इसकी जो गति है वो 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो जा रही है। मतलब प्रारंभिक गति जो है वो है 5 मीटर पर सेकंड और अंतिम गति जो है वो है 15 मीटर पर सेकंड। तो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इस वस्तु पर जो बल लग रहा है वो कितना है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी F इक्वल टू फॉर्मूला होता है ma
और हम सबों को मालूम है a इक्वल टू v माइनस यू बटा टी भी हम लोग लिखते हैं। और हम सभी क्या कहेंगे कि यहाँ पे हो जाएगा f इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू बटा टी। ध्यान दीजिएगा, मास के जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी 100 आ जाएगा। का है तब वस्तु का द्रव्यमान 100 kg है। और v के जगह आप कहेंगे 15 मीटर पर सेकेंड। तो लीजिए 15 माइनस क्या हो जाएगा, आप कहेंगे u यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। समय कितना है, आप कहिएगा 5 सेकेंड, तो बटा 5 हो जाएगा। मेरे मित्र 15 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, आप कहेंगे गुरुजी 10 बचेगा। और 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आप कहिएगा 1000 होगा बटा 5। 205 कितना होता है, आप कहिएगा 1000। कितना न्यूटन फोर्स होगा, आप कहेंगे 200 न्यूटन। सही आंसर आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, जल बाहर बहने लगेगा। दूसरा ऑप्शन है सारी बर्फ तली में बैठ जाएगी। और आपका तीसरा ऑप्शन है जल स्तर पूर्ववत रहेगा। और चौथा ऑप्शन है बर्फ गलने के साथ जल स्तर कम होता जाएगा। मेरे मित्र आप बताइए, क्या आपसे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। तो सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपसे पूछा जा रहा है कि यदि कोई कारक t समय में w कार्य करता है तो उसकी पावर होगी। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि यदि कोई एजेंट t समय में w कार्य करता है तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी पावर क्या होगी, शक्ति क्या होगी। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी शक्ति इक्वल टू फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू W बटा टी। P इक्वल्स टू क्या होता है, W बटा टी। यानी कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। तो आप देख लीजिए कि ये रिलेशन आपके किस ऑप्शन में है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी सेम चीज़ जो है वो हमारे तीसरे ऑप्शन में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति तीनों ही क्या है, अदिश राशि। तीनों ही क्या है, आपका अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि 5 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। बताइए न बनेगा, आप कहेंगे गुरुजी आसानी से बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हम सबों को मालूम है कि अगर वस्तु की गति को दोगुना कर दिया जाएगा तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। और क्वेश्चन भी आपसे यही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई वस्तु है जिसका वेग 5 मीटर पर सेकेंड है, तब इसकी गतिज ऊर्जा कितना है, 25 जूल। तब इसकी गतिज ऊर्जा कितना है, 25 जूल। तो आपसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि अगर इसके वेग को दोगुना कर दिया जाए, इसके वेग को क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तब जो नया गतिज ऊर्जा होगा वो क्या होगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि वेग दोगुना होगा, वेग दोगुना होगा तो जो ke है यानी कि गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो मेरे मित्र ध्यान दीजिए कि आपके क्वेश्चन में वेग कितना है, 5 मीटर पर सेकंड, इसको दोगुना करेंगे 10 मीटर पर सेकंड, तो जो आपका गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 25 जूल है, और जब आप वेग को दोगुना कर देंगे तो जो नया गतिज ऊर्जा होगा वो कितना होगा, आप कहेंगे गुरुजी 25 गुना 4 यानी कि नया गतिज ऊर्जा 100 जूल हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि अगर इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको इतना लाग लपेटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक लाइन याद रखना है कि अगर वस्तु के वेग को दोगुना किया जाए या वस्तु का वेग दोगुना होगा तो जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि 1 बिलियन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 8.83%, दूसरा ऑप्शन है 8.84 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 13.05% और चौथा ऑप्शन है 12.57%। बताइए ना सॉल्व होगा। मेरे मित्र पिछले 3-4 सेशन से मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन करवाया है और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सबों से उम्मीद करूंगा
और सॉल्व करके सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा क्षार के संबंध में यानी कि एल्केली के संबंध में सही नहीं है। ध्यान देंगे, पहला ऑप्शन है कि क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, और दूसरा आपका ऑप्शन है कि यह जलीय अथवा द्रव विलयनों में OH- आयन का निर्माण करता है, और तीसरा है इनका स्वाद कसेला होता है, और चौथा है ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा क्षार के बारे में सही नहीं है। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब हम लोग बात करते हैं एल्केली की, इसी को हिंदी में क्या बोला जाता है? आप कहते हैं क्षार बोला जाता है। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि क्षार किसको कहते हैं? तो हम सभी कहते हैं कि जल में घुलनशील बेस को यानी कि भस्म को, जल में घुलनशील बेस यानी कि भस्म को क्या बोला जाता है? तो आप कहते हैं क्षार बोला जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो प्रॉपर्टीज बेस का होगा वही प्रॉपर्टीज किसका होगा? क्षार का भी होगा। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी बेस का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? तो आप कहते हैं कड़वा होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि कसेला होता है। और साथ ही साथ जो आपका बेस होता है ये जल में घुलने पर कौन सा आयन देता है? आप कहते हैं OH- आयन देता है। और साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आप सभी याद करते हैं कि जो आपका बेस है ये क्या करता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो मेरे मित्र अगर आप अपने क्वेश्चन की बात करें तो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जो हम लोग ये कह रहे हैं कि जल में घुलनशील बेस हमारा क्षार कहलाता है, तो जो प्रॉपर्टीज बेस का होगा वही प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं क्षार का भी होगा। 1-2 डिफरेंसेस होंगे जब हम लोग डीप में जाएंगे, लेकिन अमूमन हम लोग क्या कहेंगे? तो गुरुजी सेम प्रॉपर्टीज रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जो क्षार होगा वो जल में घुलने पे क्या करेगा? OH- आयन देगा। टेस्ट कैसा होगा? कड़वा या कसेला होगा। और साथ ही ये क्या करेगा? लाल लिटमस को नीला कर देगा। ध्यान दीजिएगा कि आपके पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो सही है, क्योंकि आपने भी बताया है कि जो भी एल्केली होंगे वो क्या करेगा? तो लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो पहला ऑप्शन तो हमारा सही है, और हमको चूज क्या करना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। आपका दूसरा ऑप्शन है कि यह जलीय अथवा द्रव विलयनों में OH- आयन का निर्माण करता है। आप कहेंगे गुरुजी ये भी सही है। आपका तीसरा ऑप्शन है इनका स्वाद कसेला होता है। आप कहेंगे ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन क्या है कि नीले लिटमस को लाल कर देता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो नीला लिटमस लाल हो जाता है, नीला लिटमस लाल हो जाता है वो किसके चलते? तो अम्ल के चलते। किसके चलते? अम्ल के चलते। तो आप बताओ कि आपके इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर रेलवे ग्रुप डी ने क्या करा था? तो गलत दिया था। तो अगर आपके पास कंसेप्ट रहेगा तभी आप एग्जाम के बाद भी क्वेश्चन पे फाइट भी कर पाएंगे, और अगर आपके पास कंसेप्ट नहीं रहेगा तो फिर आप फाइट नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि दाब इक्वल टू व्हाट? आइए दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि दाब इक्वल टू डैश। ऑप्शन दिया हुआ है उत्क्षेप गुना क्षेत्रफल, दूसरा ऑप्शन है क्षेत्रफल बटा उत्क्षेप, तीसरा ऑप्शन है क्षेत्रफल प्लस उत्क्षेप, और चौथा ऑप्शन है उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी कई दफ़ा हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रेशर इक्वल टू फॉर्मूला होता है थ्रस्ट बटा एरिया। क्या होता है? थ्रस्ट बटा एरिया। थ्रस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? उत्क्षेप कहते हैं, और एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। तो उत्क्षेप और क्षेत्रफल के अनुपात को क्या बोला जाता है? आप कहेंगे दाब बोला जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल हमारे चौथे ऑप्शन में है, तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
बहुत सारे मित्रों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि गुरुजी ये उत्क्षेप क्या होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वैसा बल जो समतल के लंबवत लगता है, वैसा बल जो समतल सतह के या समतल के लंबवत लगता है, उसी को क्या बोला जाता है, उत्क्षेप बोला जाता है या फिर उत्क्षेप बल बोला जाता है। और ऐसे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रेशर इक्वल टू एक फार्मूला आपका फोर्स बटा एरिया भी होता है, F बटा A भी होता है। और साथ ही ध्यान में रखिएगा, अगर कोई ये पूछ दे कि प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आप सभी ध्यान में रखना इसका ऐसा यूनिट जो है वो पास्कल होता है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि 1 पास्कल कितना के बराबर होता है, 1 पास्कल कितना के बराबर होता है। तो आप सभी को याद रखना है कि 1 पास्कल जो है वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और साथ ही एरिया का तो आप कहेंगे मीटर स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है 1 पास्कल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से आधात वर्धनीय धातु कौन सी है। ऑप्शन दिया हुआ है सिल्वर, दूसरा ऑप्शन है गोल्ड, तीसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम और चौथा ऑप्शन है कॉपर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से आधात वर्धनीय धातु कौन सी है, आधात वर्धनीय धातु कौन सी है। आप कहेंगे कि ये गुरुजी आधात वर्धनीय क्या होता है। तो मेरे मित्र इसी को हम लोग मेलेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी कहते हैं। और ये क्या होता है, तो मेटल का प्रॉपर्टीज़ होता है, धातु का प्रॉपर्टीज़ होता है। आप कहेंगे ये कौन सा प्रॉपर्टीज़ है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि धातु का वह गुण जिसमें धातु को पीट करके पतला चादर में बदला जा सकता है, उसी को क्या बोला जाता है, आधात वर्धनीयता बोला जाता है, यानी कि मेलेबिलिटी बोला जाता है। तो कोई भी आपसे पूछे मेलेबिलिटी क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि किसी भी धातु का वह गुण जिसके अनुसार उस धातु को पीट करके पतला चादर में बदला जा सकता है, वही क्या कहलाता है, आधात वर्धनीयता कहलाता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा आधात वर्धनीय धातु कौन सी है या सबसे ज़्यादा मेलेबिलिटी किस धातु में होती है, तो आप सभी ध्यान में रखना सोना में होती है, यानी कि गोल्ड में होती है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि सोना के बाद आधात वर्धनीयता किसकी होती है, आप सभी ध्यान में रखना सिल्वर में, यानी कि चांदी में होती है। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्न में से आधात वर्धनीय धातु कौन सी है। आप कहेंगे गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो सिल्वर और गोल्ड दोनों है, तो हम लोग किसको टिक करेंगे। तो मेरे मित्र आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा आधात वर्धनीय को टिक करना है। और सबसे ज़्यादा आधात वर्धनीय की बात करेंगे तो आप किसका नाम लेंगे, सोना का नाम लेंगे। और इसीलिए आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके ऑप्शन में सोना ना रहता, सोना की जगह कोई और तत्व रहता और ऑप्शन में सिल्वर दिया हुआ रहता, तब आप किसको टिक करते, तो सर सिल्वर को टिक करते। ये कन्फ्यूज़न आप कभी नहीं रखेंगे। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से आधात वर्धनीय धातु है और आपके ऑप्शन में सोना और चांदी दोनों रहे, तो आप पहले किसको टिक करेंगे, आप सबसे पहले सोना को टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा आधात वर्धनीयता की जो प्रॉपर्टीज होती है वो किसकी होती है, सोना की होती है। और उसके बाद कौन आता है, सिल्वर आता है। तो सिल्वर हम लोग तभी टिक करेंगे जब हमारे ऑप्शन में सोना ना हो। और साथ ही आप सभी एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि धातु की एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, और वो प्रॉपर्टीज़ होती है डक्टिलिटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि तन्यता किसी भी धातु का वह गुण होता है जिसमें धातु को खींचकर पतला तार में बदला जा सकता है। और अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि सबसे ज़्यादा डक्टाइल एलिमेंट कौन सा है, मेटल कौन सा है, तब आप फिर से किसका नाम लेंगे, सोना का, और सेकेंड नंबर पे किसका नाम लेंगे, सिल्वर का। तो आप सभी ये भी ध्यान में रखिएगा कि धातुओं का वह गुण जिसमें धातुओं को खींचकर एक पतला तार में बदला जा सकता है, तन्यता कहलाता है। और मोस्ट डक्टाइल मेटल आपका कौन सा है, आप कहेंगे सोना। और सेकेंड मोस्ट डक्टाइल मेटल आपका कौन सा होगा, आप कहेंगे सिल्वर, यानी कि चांदी। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है। ऑप्शन दिया हुआ है 2, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 3। बताइए कौन नहीं बना देगा इस क्वेश्चन।
आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की, यानी कि पदार्थ की अवस्था की, तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं टोटल वो कितनी है, 5 है। जिसमें पहला कौन आता है, तो पहला सॉलिड आता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, ठोस। दूसरा कौन सा आता है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी दूसरा जो है वो लिक्विड आ जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो तरल कहते हैं या फिर द्रव अवस्था कहते हैं। और तीसरा आपका कौन सा आता है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी तीसरा हमारा गैस आ जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में भी क्या कहते हैं, गैस ही कहते हैं। चौथा आपका प्लाज्मा स्टेट आ जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कुछ इस तरह से लिखते हैं। और पांचवा आपका क्या होता है, तो पांचवा आपका BEC होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट कहते हैं। तो कोई भी आपसे पूछे कि पदार्थ के टोटल कितने अवस्था हैं, आप कहेंगे 5 अवस्था है। कौन कौन सा, तो आप कहिएगा सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और BEC। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस है, ये पदार्थ के पॉपुलर स्टेट कहलाते हैं। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से पदार्थ के लोकप्रिय अवस्था है, तो लोकप्रिय का नाम जैसे ही आएगा तो आपके क्वेश्चन में सॉलिड, लिक्विड, गैस में से कोई ना कोई एक रहेगा, या हो सकता है कि तीनों रहे। तो अगर पदार्थ के लोकप्रिय अवस्था की बात की जाएगी तो आप कहेंगे कि 3 हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ के टोटल अवस्था की बात की जाएगी, आप कहेंगे 5 हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और BEC। और साथ ही अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पदार्थ का चतुर्थ अवस्था है, तब आपका आंसर क्या होगा, प्लाज्मा। और पदार्थ का पंचम अवस्था है, तब आपका आंसर क्या होगा, आप कहेंगे BEC, यानी कि बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। बहरहाल आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है, आप कहेंगे 5। और सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में लाल संवहनीय संयोजी उत्तक है। ऑप्शन दिया हुआ है प्लाज्मा, दूसरा ऑप्शन है श्वेत रुधिर कणिकाएं, तीसरा ऑप्शन है रुधिर और चौथा ऑप्शन है लाल रुधिर कणिकाएं। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा लाल संवहनीय संयोजी उत्तक है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी लाल संवहनीय संयोजी उत्तक ब्लड को बोला जाता है, जिसको हिंदी में रक्त बोलते हैं या फिर हम लोग रुधिर बोलते हैं। तो आप बताओ कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपका जो ब्लड है इसमें 2 मेन पार्ट होते हैं, और वो 2 मेन पार्ट कौन कौन से हैं, तो आप सभी ध्यान में रखना कि एक होता है आपका लिक्विड वाला हिस्सा और दूसरा आपका क्या होता है, सॉलिड वाला हिस्सा। लिक्विड के अंतर्गत कौन आ जाता है, प्लाज्मा, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑप्शन में। और साथ ही साथ सॉलिड पार्ट में कौन कौन आ जाता है, तो जो RBC है, जिसको आप क्या कहते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं। और साथ ही साथ जो आपका WBC है, जिसको आप श्वेत रुधिर कणिकाएं या श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। और साथ ही साथ जो आपका प्लेटलेट्स है, ये सब के सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो ब्लड के ठोस पार्ट के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जो आपका ब्लड है मूल रूप से इसके 2 मेन कंपोनेंटल फैक्टर हैं, लिक्विड और सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट के अंतर्गत प्लाज्मा आ जाता है और सॉलिड पार्ट के अंतर्गत जितने भी ब्लड कर्पसेल्स होते हैं, चाहे आपका RBC हो, WBC हो, प्लेटलेट्स हो, ये सब के सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो ब्लड के सॉलिड पार्ट के अंतर्गत आ जाते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है शरीर में भोजन का पाचन, दूसरा ऑप्शन है दूध का दही बनना, तीसरा ऑप्शन है जल का जलवाष्प में परिवर्तन और चौथा ऑप्शन है लोहे में जंग लगना। और आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। आप कहेंगे गुरुजी हम लोग कैसे पकड़ेंगे कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है और कौन सा नहीं है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं किसी भी पदार्थ के परिवर्तन की या पदार्थ में परिवर्तन की, तो हम लोग कहते हैं बेसिकली 2 टाइप के चेंजिंग हम लोगों को देखने को मिलता है। पहला आपका कौन सा होता है, तो पहला होता है आपका फिजिकल चेंज। पहला कौन सा होता है, फिजिकल चेंज, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम लोग हिंदी में भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और दूसरा आपका क्या होता है, तो दूसरा होता है आपका केमिकल चेंज।
दूसरा क्या होता है, केमिकल चेंज, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम लोग हिंदी में रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। मेरे मित्र यहाँ पे आप सभी बस एक छोटा सा बात ध्यान में रखेंगे, क्या कि भौतिक परिवर्तन में क्या होगा कि जो आपका मूल पदार्थ होगा, सॉरी मूल पदार्थ तो आपका बदलेगा ही, यहाँ पे जो परिवर्तित पदार्थ होगा, भौतिक परिवर्तन में परिवर्तित पदार्थ मूल अवस्था में आ सकता है। बस आपको इतना सा ही ध्यान में रखना है कि भौतिक परिवर्तन में क्या होगा, जो हमारा परिवर्तित पदार्थ होगा वो मूल अवस्था में आ सकता है, मूल अवस्था में आ सकता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, तो जो परिवर्तित पदार्थ होगा वो मूल अवस्था में नहीं आएगा, परिवर्तित पदार्थ मूल अवस्था में नहीं आ सकता, मूल अवस्था में नहीं आ सकता। बस आप ये छोटा सा की पॉइंट अपने माइंड में हमेशा रखिएगा कि फिजिकल चेंज में क्या होगा, जो आपका चेंज होगा तो चेंज के दौरान कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, उसको आप क्या कहेंगे, परिवर्तित पदार्थ। जो परिवर्तित पदार्थ होगा उसको आप फिर से ओरिजिनल मटेरियल में ला सकते हैं, किसमें सर, फिजिकल चेंज में। लेकिन केमिकल चेंज में जो आपका परिवर्तित पदार्थ होगा उसको आप फिर से ओरिजिनल मटेरियल में नहीं ला सकते, मूल अवस्था में नहीं ला सकते। तो हमको यहाँ पे ऑप्शन में चेक कर लेना है कि कौन से प्रक्रिया में मूल पदार्थ हमारा हमको फिर से मिल सकता है और किस में नहीं मिल सकता है। ध्यान दीजिएगा कि आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन है शरीर में भोजन का पाचन। आप जरा सा हमको ये बताओ कि आप जो खाना खाते हो और आपके शरीर में भोजन पूरी तरह से जब पच जाता है तो क्या पचे हुए भोजन से फिर से खाना तैयार हो सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो साफ है कि जो आपका शरीर में भोजन का पाचन है वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आप कहेंगे कि गुरुजी दूसरे ऑप्शन में दूध का दही बनना है, तो अगर दूध से दही बन गया तो क्या फिर दही से दूध प्राप्त हो सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। आपका तीसरा ऑप्शन है जल का वाष्प में परिवर्तन। मेरे मित्र अगर आपका वाटर जो है वो वेपर बन जाता है, जल वाष्प बन जाता है, तो क्या जल वाष्प से हमको फिर पानी मिल सकती है? आप कहेंगे 100% मिल सकती है सर। जब हम लोग जल वाष्प को ठंडा कर देंगे तो पानी हमको फिर से प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि पानी का या जल का जल वाष्प में परिवर्तन जो है वो क्या है आपका, तो सर एक भौतिक परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। काहे? तो जल वाष्प से हम फिर क्या कर सकते हैं, पानी प्राप्त कर सकते हैं। आप बताओ सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हमारे चौथे ऑप्शन में लोहे में जंग लगना दिया हुआ है, इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सबों को मालूम है कि ये क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? आप कहेंगे गुरुजी बिना ऑप्शन देके हम लोग कह सकते हैं कि रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। तो भाई मेरे आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत भी दिया गया है। तो मेरे मित्र कई बार मैंने आपको बताया है कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत जो है ये लैवोजियर नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, जिसको आधुनिक रसायन का जनक भी बोला जाता है। और केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वे सब के सब द्रव्यमान संरक्षण नियम के अंतर्गत होते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी दिया गया है। कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सबों को मालूम है कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसको सिर्फ और सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जितने भी ऊर्जा रूपांतरण करने वाले यंत्र हैं वे सब के सब किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन में गति संरक्षण का सिद्धांत दिया हुआ है। मेरे मित्र गति संरक्षण सिद्धांत करके कोई सिद्धांत नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बड़ा ही आसान सा सवाल, और मैंने इस टाइप का प्रश्न भी आपको पीछे के सेशन में करवाया है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका विभवांतर 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़कर 165 वोल्ट हो जाता है तो विद्युत धारा कितनी होगी? ऑप्शन दिया हुआ है 24 एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है 10 एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है 12 एम्पियर, चौथा ऑप्शन है 11 एम्पियर। क्या होगा इसका आंसर?
आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे हीटर की बात की जा रही है और पहले कंडीशन में कहा जा रहा है कि हीटर को जब सोर्स से 4 एम्पियर की विद्युत धारा मिल रही होती है तब उसका विभवांतर 60 वोल्ट होता है, और कहा जा रहा है कि विभवांतर को बढ़ा करके अगर 165 वोल्ट कर दिया जाए तो विद्युत धारा कितनी होगी। मतलब साफ है कि दोनों ही कंडीशन में हमारा हीटर सेम है, और जाहिर सी बात है कि जब दोनों ही कंडीशन में हीटर सेम है तो दोनों ही कंडीशन के लिए हीटर का प्रतिरोध क्या होगा, आप कहेंगे सेम होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा पहला कंडीशन दिया हुआ है कि जब विद्युत धारा कितनी होती है 4 एम्पियर, तब आपका जो विभवांतर हो जा रहा है वो कितना होता है, तो 60 वोल्ट। और दूसरे कंडीशन में कहा जा रहा है कि अगर विभवांतर 165 वोल्ट हो जाए तब विद्युत धारा कितनी होगी। तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी हम लोग ने पढ़ा है V इक्वल टू क्या होता है आई आर, और R इक्वल टू क्या होता है V बटा आई, और I इक्वल टू क्या होता है V बटा R, और ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे I निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आप कहेंगे प्रतिरोध चाहिए, जबकि आपके दूसरे कंडीशन में विभवांतर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सर पहले कंडीशन से प्रतिरोध निकाल लेते हैं और वही प्रतिरोध यहाँ पे लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। काहे, तो दोनों ही कंडीशन में हीटर हमारा क्या है सेम है, तो जाहिर सी बात है कि हीटर का प्रतिरोध तो सेम ही ना रहेगा, हीटर का प्रतिरोध तो ना बदलेगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो लीजिए यहाँ पे आई दिया हुआ है, V दिया हुआ है, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे V बटा आई। भाई मेरे यहाँ पे V कितना है 60 वोल्ट, I कितना है 4, तो 15 चौका कितना हो गया, आप कहेंगे 160, सॉरी 15 चौका 60 होगा, 160 नहीं होगा। साथ ही ध्यान दीजिएगा यहाँ से आपको प्रतिरोध मिल गया 15 ओम, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, धारा निकालना है, जबकि विभवांतर कितना लेना है 165। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी I इक्वल टू फार्मूला होता है V बटा R, विभवांतर 165 है, और आप कह रहे हैं कि ये प्रतिरोध यहाँ पे हम लेंगे तो ये हो जाएगा बटा 15, और 15 और 11 जब गुना करेंगे तो आपका 165 हो जाएगा, और सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो उसका त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, परिवर्तनशील। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर कोई वस्तु एक समान वेग या एक समान गति से गति कर रही है तब उसका त्वरण 0 होगा, और अगर किसी वस्तु का वेग बढ़ रहा होगा तब उसका त्वरण धनात्मक माना जाएगा, और अगर किसी वस्तु का वेग घट रहा होगा तब उसका त्वरण क्या माना जाएगा, ऋणात्मक माना जाएगा। मेरे मित्र आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है इसका त्वरण क्या होगा, आप कहेंगे 0, और सही आंसर क्या होगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि तत्व X एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र X2O3 है। तत्व X का आवर्त सारणी में डैश की भांति समान समूह होने की संभावना अधिक है। ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम, दूसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम, तीसरा ऑप्शन है सिलिकॉन, और चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अब ये क्वेश्चन पुराना हो चुका है और आपने कई दफ़ा अपने सेशन में बताया है। हमसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि तत्व X एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र X2O3 है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि तत्व X का आवर्त सारणी में डैश के भांति समान समूह होने की संभावना अधिक है। मेरे मित्र ध्यान देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो ऑक्साइड है वो X2O3 है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो तत्व X है ये आवर्त सारणी में किस तत्व के भांति या कौन से तत्व के समूह में मौजूद होगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी सीधे सीधे बात हम लोग कर रहे हैं Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड की, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा तत्व X है ये आवर्त सारणी में एल्युमिनियम जिस समूह में होगा उसी में पाया जाएगा। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में एल्युमिनियम दिया हुआ। आप कहेंगे गुरुजी दूसरे ऑप्शन में, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी हम समझे नहीं। भाई मेरे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान देना। जब हम लोग बात करते हैं समूह के निर्धारण की तो क्या कहते हैं कि गुरुजी किसी भी तत्व का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके समूह का निर्धारण करता है, और सामान्यतः जितने भी धातुएं होती है उसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वही उसकी संयोजकता होती है। और जब हम लोग बाइनरी कंपाउंड की बात करते हैं तो वहाँ पे जो संयोजकता होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो आपका X2O3 कंपाउंड है जो कि एक ऑक्साइड बना रहा है, तो यहाँ पे
जो x की वैलेंसी होगी वो किस पे चली गई होगी, तो सर O पे चली गई होगी, और जो O की वैलेंसी होगी वो किस पे आ गई है, तो सर x पे आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैलेंसी होगी वो क्या होगी 3, और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी वो क्या होगी 2। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर किसी तत्व की संयोजकता 3 होगी, अगर किसी तत्व की संयोजकता 3 होगी तो जाहिर सी बात है कि वो आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाया जाएगा, तो आप कहेंगे कि गुरुजी वो वर्ग 13 में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा, वर्ग 13 में पाया जाएगा। कैसे, तो आप सबों को मैंने बताया है कि पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है उसमें 10 जोड़ दिया जाता है। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब ये x है ये हमारे वर्ग 13 में पाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारा तो एक तत्व एल्युमिनियम भी होता है, उसकी संयोजकता कितनी होती है, तो गुरुजी 3 होती है, तो ये किस वर्ग में पाया जाएगा, आप कहेंगे वर्ग 13 में। मतलब साफ है कि जो x है वो किसके जैसा होगा, आप कहेंगे एल्युमिनियम के जैसा होगा। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी एल्युमिनियम के जैसा क्या होगा, एल्युमिनियम है, बस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया है, घुमा फिरा दिया गया है। आप कहेंगे कि सर ये बताओ कि हमारे ऑप्शन में जो सोडियम दिया हुआ है ये आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाया जाएगा, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सोडियम आवर्त सारणी के वर्ग 1 में पाया जाएगा। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो सिलिकॉन भी दिया हुआ है, ये बताओ सिलिकॉन का वैलेंसी कितना लेंगे, तो सिलिकॉन का वैलेंसी हम लोग क्या लेते हैं 4 लेते हैं। और आप सभी ध्यान में रखेंगे ये क्या है, उपधातु है, और आवर्त सारणी में जो आपका जिगजैग लाइन है इसी के जस्ट सटा हुआ जितना भी तत्व है वे सब के सब क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में मैग्नीशियम भी दिया हुआ है, ये बताओ मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाया जाएगा, तो आप सभी ध्यान में रखना कि मैग्नीशियम जो है वो आवर्त सारणी के वर्ग 2 में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा, वर्ग 2 में पाया जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 80 डिग्री है, तो आपतित कोण का मान कितना होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 40 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 80 डिग्री। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 80 डिग्री है, तो आपतित कोण का मान कितना होगा। आप कहेंगे ये कैसे बनेगा, मेरे मित्र आसानी से बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक परावर्तक सतह है, तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, आपतित किरण, और ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे परावर्तित किरण। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, तो गुरुजी क्वेश्चन में कहा जा रहा है 80 डिग्री। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपतित कोण है उसका वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, आपतित कोण बोले तो आपतन कोण की बात की जा रही है। आपसे क्या क्वेश्चन करा जा रहा है कि अगर आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 80 डिग्री है तो आपतन कोण का वैल्यू क्या होगा, ये चीज़ आपको बताना है। आप सभी यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमारा आंसर कैसे आएगा। मेरे मित्र बहुत ही सिंपल तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, आपको कुछ और ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो आपका आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है इस दोनों के बीच का एंगल कितना है, 80 डिग्री है। और आपसे पूछा जा रहा है कि आपतन कोण कितना होगा, तो जरा सा आप हमको ये बताओ कि आपतन कोण क्या होता है। तो आप कहते हैं कि गुरुजी जो आपतन कोण होता है ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है। अभिलंब के बीच का क्या होता है, कोण होता है। जब भी हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, तो पहले आपतन कोण बनाना होगा, और आपतन कोण बनाएंगे तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे हमको एक अभिलंब भी ड्रॉ करना होगा। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो अभिलंब होता है, नॉर्मल होता है, वो इसके बीच में जो एंगल है उसको 2 बराबर भाग में बांट देता है। तो बताइए आपको और कैलकुलेशन करने की जरूरत है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि लंब का तो काम ही है कि किसी एंगल को वो 2 बराबर भाग में बांट देता है। और मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 80 डिग्री है, तो आपतन कोण का मान कितना होगा। आप कहेंगे गुरुजी आपतन कोण के लिए हमको अभिलंब डालना होगा, और जैसे ही अभिलंब डालेंगे ये जो एंगल है हमारा 2 भाग में बट जाएगा।
तो 2 भाग में बढ़ जाएगा। ये जो आपका एंगल आई है ये कितना होगा, आप कहेंगे 40 डिग्री, और ये जो एंगल आर है ये कितना होगा 40 डिग्री। तो आप बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे गुरुजी आपतन कोण भी तो 40 डिग्री ना होगा। तो सही आंसर आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।